नमस्कार। मैं हूं चरण सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। और हमारे साथ में जुड़े हैं किसान नेता और पुराने सोशलिस्ट डॉक्टर सुनीलम। इनकी नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा जो ये लोग निकाल रहे हैं। और इस समय बॉर्डर पर फिर से किसान आंदोलन की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल टिकरी बॉर्डर पर पंजाब से आए हुए काफी किसान उन्होंने हंगामा किया। तो डॉक्टर सुनीलम से हम आज की उनकी यात्रा और किसान आंदोलन का आगे क्या रणनीति है और उनका संघर्ष, इन सब बातों को लेकर बात करेंगे। तो डॉक्टर सुनीलम, क्या है आपकी संविधान बचाओ, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा? बहुत शुक्रिया। और फाइट फॉर राइट आपने जो प्रोग्राम शुरू किया है, चैनल शुरू किया है, इसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। क्योंकि असल में कोई भी लड़ना नहीं चाहता और कोई लड़ने देना भी नहीं चाहता। जो लड़ते हैं लोग वो सरकार बना लेते हैं तो भी वो उस लड़ाई को बंद करना चाहते हैं। और समाज के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए सतत तौर पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। ये डेमोक्रेटिक स्पेस भारत का संविधान देता है। नफरत छोड़ो संविधान बचाओ जो अभियान है, इसकी शुरुआत 9 अगस्त को मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान से हुई। डॉक्टर जी जी पारिक हैं, बहुत वरिष्ठ समाजवादी हैं, 99 साल के, अभी 30 दिसंबर को होने वाले हैं। और 1942 के आंदोलन में वो जेल में थे और इमरजेंसी के अंदर भी वो जेल में थे पूरे परिवार के साथ। और उनकी प्रेरणा से जो है, और मेधा पाटकर जी और तुषार गांधी जो कि प्रपौत्र हैं, इनकी प्रेरणा से और देश के सैकड़ों संगठनों ने मिलकर के, जन आंदोलनों ने ये तय किया कि इस समय जो बुनियादी सवाल देश के सामने खड़ा है वो ये है कि चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, किसानों के एमएसपी की बात हो, चार लेबर कोड जो है उसको खत्म करने की बात हो, ये सब मुद्दे जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समाज के, देश के, ये सब जो है पीछे चले जाते हैं। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्होंने नफरत का और घृणा का ऐसा माहौल बनाया है कि वो कभी धर्म के नाम पर पोलराइजेशन कर लेते हैं, कई जगहों पर जाति के नाम पर पोलराइजेशन कर लेते हैं, कहीं पर एक राज्य के गौरव के तौर पर वो पोलराइजेशन कर लेते हैं। कुल मिलाकर के नफरत, जिसका नंगा नाच इस देश ने विभाजन के दौरान देखा, हिंदू मुसलमानों की नफरत जिन संगठनों ने, मुस्लिम लीग ने या हिंदू महासभा ने फैलाई थी, उसके चलते इस देश का विभाजन हुआ, 50 लाख लोगों की मौत हुई और जो है मतलब करोड़ों लोग बेघर हुए। लेकिन उससे सीखा नहीं। और अब भी वही लोग हैं जो गांधी की हत्या के बाद भी आज भी, क्योंकि वो विचार को नहीं मार पाए तो गांधी के पुतले को अभी भी जो है गोली से वो मारते हैं। अभी वो गोडसे के मंदिर बनवाने की कोशिश करते हैं। तो नफरत जो है वो उनका मूल आधार है, उनका मूल एजेंडा है। हम इस एजेंडे को खत्म करना चाहते हैं। हम समाज में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और हम ये मानते हैं कि अगर प्रोग्रेस करना है, विकास करना है, तो उसके लिए शांति जरूरी है। शांति तभी होगी जब सद्भाव होगा। सद्भाव बनाने के लिए जो गलत फहमियां लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में, वर्गों के बीच में, जातियों के बीच में, इवन लिंग के आधार पर, उस सबको दूर करने का काम करना पड़ेगा और इसके लिए समाज के बीच में जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम पूरे देश में 75 किलोमीटर की यात्राएं करेंगे। मुझे खुशी है कि 300 से ज्यादा स्थानों पर ये यात्राएं हुई हैं। कहीं पर 10-10 दिन की यात्रा हुई है। कल अभी मेरे यहाँ पर, मध्य प्रदेश से आता हूँ, सागर के अंदर एक यात्रा 10 दिन की समाप्त हुई। हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में 8 दिन की यात्रा हुई। मेरे यहाँ मुल्ताई के अंदर हुई, सिवनी में हुई, नीमच में हुई। इसी तरीके से अकेले महाराष्ट्र में 30 यात्राएं हुई। बिहार से लेके, केरल से लेके, तमिलनाडु से लेकर के पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड और हरियाणा में, कल खोरी के अंदर हम लोगों ने 10 तारीख को एक यात्रा निकालने का काम किया जिसमें हजारों जो उजाड़े गए लोग थे खोरी के, वो शामिल थे। तो ये हमारा अभियान चल रहा है। अब इसका दूसरा चरण में हम प्रवेश करने वाले हैं और दूसरे चरण के अंदर हमारी पदयात्रा होगी पलवल से दिल्ली की। पलवल आपको मालूम है किसान आंदोलन का केंद्र रहा।
वहां पर भी एक मोर्चा लगाया गया था। तो जिन किसानों ने वहां पर मोर्चा लगाया था, वो किसान संघर्ष समन्वय समिति के जो पूरे लोग हैं, उन्हीं लोगों ने ये जिम्मेदारी ली है। मैं अभी पलवल गया था, मेधा पाटकर जी जो है वहां पर थी, और ये तय हुआ कि वहां के जो किसान संगठन है वो मिलकर के इस पदयात्रा का पूरा इंतजाम करेंगे और ये पदयात्रा को वहां से शुरू करेंगे। हम 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश को ये याद दिलाएंगे कि हमारे गणतंत्र ने जो किसानों के लिए और देश के आम नागरिकों के लिए जो वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, वो पूरे नहीं हुए हैं। तो हम वहां पर अपना कार्यक्रम शुरुआत ये करके फिर पदयात्रा डॉक्टर हम लोग सुनीलम, आगे ये बढ़ेंगे। 30 तारीख को हम लोग बड़ा एक कार्यक्रम हमारा जंतर मंतर के ऊपर होगा, और जंतर मंतर के कार्यक्रम के अंदर एक स्लॉट हमने पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के लिए भी रखा है। हम लोग पूरे दिन भर वो कार्यक्रम अपना चलाएंगे। कार्यक्रम हमारा लगातार 10 बजे से चलेगा। हम लोग आपको मालूम है कि 11 बजे जो है जिस तरीके से हम सायरन बजता था पहले पूरे देश के अंदर, गांधी जी की हत्या वाले दिन पर, शहादत दिवस पर, वो अब बनना बंद हो गया है। हमारी कोशिश है कि सरकारें सायरन बजाना फिर से शुरू करें। ये गांधी का देश है, उनके सपनों को साकार करने की कोशिश करने वाले हम लोग हैं। सभी सरकारें भी कहती हैं कि उनकी निष्ठा है गांधी के प्रति, भले ही वो गांधी के हत्यारों को मानने वालों की सरकार क्यों ना हो, लेकिन गांधी को तो उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करना ही पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम 11 तारीख को सायरन जो हो, हम लोग वहां पर ही अपना मौन धारण करेंगे, और फिर उसके बाद में कार्यक्रम हमारा चलेगा। हम 1 बजे से फिर 2 बजे के बीच में सांसदों को बुलाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को हम बुलाएंगे, और फिर हम एक संकल्प लेंगे इस अभियान को कैसे देश के अंदर आगे ले जाना है। ये हमारा कार्यक्रम है पदयात्रा का। और एक काफी इसमें प्रतिसाद मिला, क्योंकि जो बात गांधी जी ने कही थी, अगर आप कभी भी अनिश्चय की स्थिति में हो, ये बात जेपी ने भी कही थी, जब आपको समझ में ना आए कि सब तरफ आपको अंधेरा दिखे, तो आप लोगों के बीच में जाओ, वो आपको रोशनी दिखाएंगे, वो आपको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के माध्यम से हम इस देश के अंदर जो संवैधानिक मूल्यों को लेके, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो हमले चल रहे हैं, हम उनकी ओर समाज और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना और ये संकल्प अपनी ओर से दोहराना चाहते हैं कि ये गणतंत्र हमारा है, 140 करोड़ लोगों का है, ये अडानी अंबानी का नहीं है। और हमें ये मंजूर नहीं है कि किसी को एक दिन में उसकी 1,2500 करोड़ रुपए की आमदनी हो, और दूसरा बेरोजगार रहे, और मजदूर, और तीसरा किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो। हम डॉक्टर ऐसा सुनीलम, भारत चाहते हैं इस पद जिसमें। यात्रा की जी उपलब्धि बताइए। डॉक्टर सुनीलम, ये जो पद जी यात्रा आप निकाल रहे हैं, इसकी उपलब्धि जी। बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो ये गलत फहमियां हैं, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। लोग तो जो गोदी मीडिया दिखाता है उसको लोग मान लेते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है कि उन्हें गलत तथ्य परोसे जा रहे हैं। इतिहास को तोड़ तोड़ मरोड़ करके उन्हें बताया जा रहा है। हम लोगों को बताने का काम करते हैं कि इतिहास के अंदर अगर कुछ हुआ है, तो आप उसका बदला आज की जो है उनकी 10वीं पीढ़ी 100वीं पीढ़ी जो है उससे आप नहीं ले सकते हैं। और हम लोगों को बताने का काम करते हैं, लोगों से पूछने का काम करते हैं कि आप ये हमें बताइए कि इस समय सिलेंडर जो है 14.5 जो 450 का था वो आज 1,200 रुपए का हो गया या नहीं हुआ। लोग कहते हैं हाँ हो गया। मैं अपने यहाँ पर मुल्ताई में जब पदयात्रा करता हूँ तो मुझे दिखलाई पड़ता है कि गोभी जो है, पत्ता गोभी, जो शहर में आज भी आपके यहाँ पर नोएडा और दिल्ली में 40 और 60 रुपए 80 रुपए किलो की बिक रही होगी, मेरे यहाँ पर किसान को सड़ानी पड़ रही है, अपने खेत में ही खत्म करनी पड़ रही है। क्योंकि व्यापारी, मैं जब पदयात्रा कर रहा था तो वो 3 रुपए किलो में खरीद रहा था, और जिस दिन मैंने पदयात्रा समाप्त की उस दिन जो है वो 30 पैसे किलो के अंदर वो खरीद रहा था। यही हाल लहसुन का है, यही हाल प्याज प्याज का है। तो हम लोगों को ये कहते हैं कि देखिए ये है मूल मुद्दे जो आपके जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं। और जो अभी 10 तारीख जो थी, 10 दिसंबर, उससे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है दुनिया में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय हर नागरिक को मिले, ये उनका कैंपेन की थीम थी। तो हमने लोगों को बताया कि जब आप पूरा मतलब 12,000 बसे बसाए लोगों को जब आप उजाड़ देते हैं तो उनकी गरिमा समाप्त हो जाती है, उनका रोजगार समाप्त हो जाता है, उनका आवास का अधिकार समाप्त हो जाता है। वो फिर टाल पटरी के अंदर जो है वो रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो जो राज्य है वो राज्य वेलफेयर स्टेट है,
उस उसको जो है ये जिम्मेदारी नागरिकों के जो है सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय हिंदू मुसलमान को, भारत पाकिस्तान को एजेंडा बना करके उन्हें लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जो कुछ उन्हें करना चाहिए, जिसके आज नाम पर वो वोट लेते हैं, 2014 में एमएसपी के लिए उन्होंने वोट लिया था। फिर आपको मालूम है कि हम लोगों को जब आंदोलन 380 दिन का चला, तभी कहा उन्होंने कि नहीं, हम जो है एमएसपी की कमेटी बनाएंगे। और जो कमेटी बनाई वो जीरो बजट फार्मिंग की कमेटी बना दी। उसके अंदर एमएसपी का कोई अता पता नहीं है, इसलिए डॉक्टर किसानों को फिर डॉक्टर फिर सुनीलम, बीच में आपको बीच में रोक के यही मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे। टिकरी बॉर्डर पर कल जो है किसानों का जमावड़ा हुआ है। अब यही एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा था। ये कौन कौन से संगठन के किसान हैं, और आगे क्या बॉर्डर पे जैसे अभी गणतंत्र दिवस आने जा रहा है, क्या फिर से किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है? देखिए, जबोड़ी सभा जो है पंजाब का एक बड़ा संगठन है। उन लोगों ने वहां पर ये कार्यक्रम किया, बहुत उत्साह था। पूरे के पूरे संयुक्त किसान मोर्चे के साथ में जो जुड़े हुए संगठन है, सबने उनका स्वागत किया। लेकिन वो उनका एक संगठन का वो कार्यक्रम था। और रिपोर्ट इसलिए किया कि हम ये बताना चाहते सरकार को कि देख लो, एक संगठन ये काम कर सकता है तो हम 550 संगठन हैं। पहले हमारी 32 जत्थेबंदियां थी पंजाब में, अब हमारी 33 जत्थेबंदियां हो गई हैं। मतलब लोगों को ने तो बताया कि साहब इसमें राजेवाल साहब अलग हो गए तो डल्लेवाल साहब अलग हो गए, लेकिन जो है हमारी जत्थेबंदियों की ताकत बढ़ गई है। और हमारी बहुत बड़ी ताकत है, ये हमने पंजाब के अंदर चंडीगढ़ में दिखाया। 50,000 किसान जब इकट्ठे हुए। और मैं आपको बताता हूं कि मैं तो मध्य प्रदेश में हूं, मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल में शिवराज सिंह चौहान ने किसी को इकट्ठा नहीं होने दिया। और जो इकट्ठा हुआ उसे डंडे मार के यहाँ पे भगाया, गिरफ्तार करे, मुकदमे लगाए। लेकिन किसान जब इकट्ठा हुआ, 5,000 ही किसान थे, कोई बहुत ज्यादा हम लोग नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल राजभवन की तरफ मार्च किया। हालांकि राजभवन के अंदर राज्यपाल जो है वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि तमिलनाडु से लेके, केरल से लेकर के और हैदराबाद तक पहली बार जो है हम लोगों ने फिर से स्थापित करने का काम किया कि संयुक्त किसान मोर्चा सबसे बड़ा किसानों का मोर्चा है। और उसकी ताकत राज्यों की राजधानियों को हिलाने की भी है। अभी तक हम लोगों ने केंद्र को हिलाया था, वो हमने साबित कर दिया, दिखाया, सरकार को पीछे ढकेल दिया। सरकार ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, वो धोखाधड़ी को हम भूलने वाले नहीं हैं। और 26 जनवरी की बात आपने की, तो 26 जनवरी को हम किसानों का एक एकजुटता फिर से प्रदर्शित हम करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि कोई प्रोग्राम उस तरीके से रिपीट नहीं होता। लोग अगर ये सोचते हो कि नहीं फिर से किसान आएंगे और फिर से वैसे ही घेरेंगे और फिर से वैसे ही डेरा डालेंगे, हर आंदोलन का एक नया स्वरूप होता है। ये पूरे दुनिया के जन आंदोलनों का इतिहास है। हम लोग अब की बार जो आंदोलन करेंगे उसका भी एक नया स्वरूप होगा। वो क्या स्वरूप होगा, ये अभी अब 24 तारीख की मीटिंग है। 24 दिसंबर को करनाल के अंदर जो है एसकेएम की जनरल बॉडी की मीटिंग है। हम लोग अब संगठनात्मक तौर पर भी हम ज्यादा पुख्ता काम करना चाहते हैं। अभी तक हमारा ऐसा था कि जो आया वही एसकेएम के अंदर है। अब हमारे को कौन रहेगा, उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, उसका क्या काम का शैली होनी चाहिए, हम लोगों ने एक उसका पूरा एक मार्गदर्शिका तैयार की है। 3 राउंड बातचीत हमारी मार्गदर्शिका को लेकर के हो चुकी है। अब चौथे राउंड के अंदर हम उसे फाइनल करना चाहते हैं। और उसी दिन हम 26 जनवरी का या जो भी हम लोगों का आगे का कार्यक्रम होगा, उसको हम 24 दिसंबर को करनाल के अंदर हमारी बैठक होगी। पिछली बैठक 1 दिसंबर को हमारी हुई थी, लेकिन उसके अंदर जो है एक पूरी सहमति नहीं बनी। तो जब सहमति बनेगी हमारी तो 24 को सहमति बन जाएगी, क्योंकि हम लोगों का एक काम करने की शैली है। हम लोग किसी पर कुछ भी थोपते डॉक्टर नहीं हैं। सुनीलम, सब इस लोग आते बार हैं, सब लोग अपनी बात करते हैं, फिर अपने संगठन में उस प्रस्ताव को लेके जाते हैं। संगठन के अंदर उसको जब एक्सेप्ट हो जाता है तब फिर सब मिलकर के एक्सेप्ट करते हैं। इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग किसी, अगर ये राजनीतिक दल सीख लेते, विपक्षी दल अगर ये सीख लेते, तो इनको जो दिक्कतें आ रही हैं वो मुझे लगता है कि वो दिक्कतें नहीं आती। ये बात मैंने आपके चैनल के ऊपर पहले भी कही थी कि विपक्ष को किसान आंदोलन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने एक तो जिक्र किया, दूसरा एक और कार्यक्रम भी अभी हुआ। वो जो है डल्लेवाल जी का जो संगठन है, किसान संगठन, उन लोगों ने किया, सोनीपत में किया। वो सिंगू बॉर्डर के तौर पे प्रचारित हुआ। वो उनके साथ हमारा जुड़ाव नहीं है। लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि देश का कोई भी किसान संगठन
एमएसपी के सवाल को लेकर के, कर्जा मुक्ति के सवाल को लेकर के, किसानों की पेंशन के सवाल को लेकर के, किसानों के भूमि भूमि अधिग्रहण पर रोक के सवाल को लेकर के कहीं पर भी लड़ता है, एसकेएम उसका स्वागत करेगा और हम उसका समर्थन करने का काम करेंगे। लेकिन जो कुछ हुआ, मतलब यहाँ पर हुआ, सोनीपत के अंदर जो था वो हमारा संगठन का नहीं था, तो हमारी संगठन की जो कार्रवाई होगी वो हम बताते चलेंगे। लेकिन कोई और दूसरा संगठन अगर कार्रवाई करेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम किसान एकजुटता के पक्षधर हैं। संयुक्त जी, किसान मोर्चा का जो इस बार आंदोलन होना है, उसके मुद्दे क्या क्या रहेंगे डॉक्टर सुनीलम? देखिए, मुख्य मुद्दा तो हमारा ये है कि जो धोखाधड़ी हुई उसमें पहली बात ये थी कि आपको मालूम है कि जो केसेस लगे थे वो केसेस की वापसी हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे, वो खत्म नहीं हुए हैं केस। वो एक हमारा मुद्दा है। एमएसपी वाला हमारा मूल मुद्दा है, क्योंकि पूरा आंदोलन की जो जड़ थी, जो आधार था, वो एमएसपी था। एमएसपी की गारंटी कानूनी हम चाहते हैं, और अब की बार जो है आर पार का जो संघर्ष होगा वो एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर ही होगा। हम लगातार उसके लिए माहौल बनाने का काम जिले स्तर पर कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने जो पूरी ताकत लगाई थी वो लगाई थी दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर। अब हमारी जो ताकत खड़ी हो रही है वो जिले स्तर पर हो रही है, वो प्रदेश स्तर के ऊपर ताकत हमारी खड़ी हो रही है। तो अब आपको जो देखने मिलेगा पूरे देश को, वो और बड़ा, जितनी ताकत हमारी थी उससे कई गुना बड़ी ताकत के अंदर जो है दिखलाई पड़ेगा। क्योंकि हम लोग एमएसपी एमएसपी कहते रहते थे, लेकिन किसान भी खुद भी उसको जो है पूरी तरीके से समझता नहीं था। लेकिन ये संयुक्त किसान मोर्चे का जो पूरा आंदोलन चला, और जो पूरा एक आपके जैसे चैनल्स के माध्यम से जो बात लोगों तक गई, सोशल मीडिया के माध्यम से बात गई, उसमें एमएसपी को अब लोगों ने समझा है, और लोग अब ये मानते हैं कि ये हमारा अधिकार है। और जब हमारा अधिकार है, जैसे कहा गया था कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे ही एमएसपी हमारा किसानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस बात को हम जो है अब सरकार, कोई भी सरकार रहे, हम उससे मनवाने का काम करेंगे। हमारा मुख्य तौर पर यही एजेंडा है। और ये भी आपको कह दूं, अभी आपने देखा चार्जेस फ्रेम हो गए हैं आशीष मिश्रा को लेकर के, और लेकिन उनके जो पिता हैं, है ना, जिसने आपराधिक षड्यंत्र किया, वो गृह राज्य मंत्री अभी तक बना हुआ है। ये बहुत शर्म की बात है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कि उन्होंने अभी तक उसको इस्तीफा उसका नहीं दिलाया, उसे बर्खास्त करने का काम नहीं किया। ये दिखाता है कि किस तरीके का चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, और मोदी और अमित शाह किस तरीके के लोगों को संरक्षण देकर के पालने का काम कर रहे हैं। हमने गुजरात में भी देखा कि मोरबी के अंदर जो लोग हत्याकांड के जिम्मेदार हैं 156 लोगों के, उनको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, है ना। और किस तरीके से उन्होंने वो सीट भी जीत ली। अब आप सोचिए, और इसीलिए ईवीएम का सवाल को उठाना पड़ेगा, लोगों को बहुत गंभीरता से लेने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति गुजरात गया, सबका यही कहना था कुछ भी हो सकता है, जैसे हिमाचल में कहना था कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पर 50,000 की लीड मिल जाए भाजपा को। मतलब यह है कि जो एक तरफा चुनाव कराया गया है अकेले गुजरात गौरव से, वैसा नहीं होता, क्योंकि जो माहौल दिखलाई पड़ता है, पिछली बार भी हम लोगों को गुजरात में दिखलाई पड़ा था, तब 77 सीटें आई थी, और अब कैसे अचानक कहां पर सीटें लापता हो गई। मतलब कौन सी जो है कोई कोयल आई और लेके चली गई, जो है ये बात समझ में नहीं आता हमारे को। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि हम हालांकि लोग लड़ेंगे, हालांकि ताकत से लड़ेंगे। डॉक्टर सुनीलम, भले ही गुजरात की जीत पर जश्न मनाया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, एमसीडी अरविंद केजरीवाल ने छीनी है भारतीय जनता पार्टी से, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सिमट तो रही है। ऐसा नहीं है कि आप गुजरात में स्वाभाविक भी है, प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, गृह मंत्री गुजरात के हैं, और अधिकतर ब्यूरोक्रेट भी गुजरात के हैं, तो वो एक स्वाभाविक भी है वहां गुजरात में। लेकिन यदि तीनों चुनाव की आप बात करें, समीक्षा करें, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आप झटका मैनपुरी तो को लगा है। देखिए, मैनपुरी के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल की है, उससे लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी का जो पूरा एक प्रभाव है और जो विचार है समाजवादी आंदोलन का, वो जिंदा है। रामपुर के अंदर जो नंगा नाच हुआ है, उसने पूरे चुनाव आयोग की जो है वैधानिकता के ऊपर, मतलब उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है, उसके अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। और अब ये चुनाव आयोग को साबित करना है कि वो वास्तव में स्वतंत्र तौर पर वो एक जो है कमीशन बना हुआ है, उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर उंगली उठी है। मेरा मतलब ये है कि सब कुछ कर दिया, लेकिन खतौली और मैनपुरी नहीं हरा पाए।
रामपुर में भी जैसे हराया है। अब मतदाता घर से बाहर निकले, आप जैसे डंडे चलाओ। अभी तक तो हमने ये आंदोलनों में देखा था कि हमने अभी तक ये देखा था कि गुजरात के अंदर जब हम लोग आंदोलन का कॉल देते हैं तो बाहर पुलिस आ जाती है, तो उसे घर से नहीं निकलने देती। हमने वही देखा रामपुर के अंदर कि बाहर पुलिस खड़ी है, और जिन लोगों ने हिम्मत की उनको ठोक पीट के जो है घर के अंदर वापस भेज दिया। ऐसा तो मतलब गुजरात के अंदर भी नहीं देखा। वो रहते हैं, हम अंदर रहे और वो बाहर रहे, पहरा देते रहते हैं, आंदोलन का टाइम खत्म हो गया वो चले जाते हैं, और जो भी कुछ हमें करना होता है हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो निकला, पोलिंग बूथ पर ही नहीं पहुंचने दिया गया, उसे पीटा गया, जिस तरीके से ईवीएम को मैनिपुलेट करने का काम किया गया, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और ऐसे ही इसीलिए जो अभियान है, किसी को भी, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, उसे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और इन सब बातों को लेकर के एक गोलबंदी खड़ी करनी पड़ेगी। सड़कों पर ही संघर्ष करना पड़ेगा। जिन लोगों को एक गलतफहमी है कि वो केवल वोट के माध्यम से परिवर्तन कर लेंगे, उनकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। ये जिस तरीके की सत्ता है, ये जिस तरीके के शासक हैं, ये बिना सड़कों पर आए, बिना एक देश का वातावरण बनाए, ये हटने वाले नहीं है। इनको सड़कों पर आकर ही हटाना पड़ेगा। यही हमारा डॉक्टर संदेश है। सुनीलम नफरत छोड़ो, डॉक्टर सुनीलम विधान बचाओ आंदोलन का, और जन डॉक्टर आंदोलन का सुनीलम राष्ट्रीय बीच में रोकना समन्वय का चाहूंगा। और एसकेएम का। जी। डॉक्टर सुनीलम, आप बोल रहे हैं लामबंदी की बात, आपको नहीं लग रहा है इन परिस्थितियों में विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा है? आपकी आवाज नहीं आई है मुझे। आपको नहीं लग रहा है कि इन परिस्थितियों में विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा है? विपक्ष कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन विपक्ष बटा हुआ है। और ये सवाल देश की जनता विपक्ष से पूछ रही है कि आप क्यों बटे हुए हो। जब जब जो मतलब हमले हैं, चाहे जो तीनों एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, आईडी हो, ईडी हो, ये जब जिस तरीके से हमला करते हैं ममता बनर्जी के ऊपर, इसी तरीके से हमला करते हैं जो है टीएमसी के इसके ऊपर, चंद ये जो यहाँ तेलंगाना के हैं, इनके ऊपर, चंद्रशेखर राव के चंद्रशेखर ऊपर, राव के। उसी तरीके से वो कहीं कहीं पर हमला करते हैं कांग्रेस के ऊपर। उसी तरीके से जब चुनाव आता है उत्तर प्रदेश, पार्टी के जो समर्थक रहते हैं उनके यहाँ पर भी उसी तरीके से छापे पड़ते हैं। तो जब आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से विपक्ष को खत्म करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्यों नहीं आप सड़क के ऊपर आ रहे हो, क्यों नहीं आप एक साथ आ रहे हो? और अगर आप एक साथ नहीं आओगे तो आपको देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये बात विपक्ष के नेताओं को भी समझ लेना चाहिए। लोग इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं देख रहे। जिस तरीके से इंदिरा गांधी के खिलाफ में जेपी के नेतृत्व में पूरा जो है पूरा विपक्ष एक हुआ था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में संपूर्ण विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। इसमें इफ और बट नहीं हो सकता, ये अनकंडीशनल होगा। और जो भी कंडीशन लगाने का काम करेगा, लोग ये मानेंगे कि वो अवरोध पैदा कर रहा है विपक्षी एकता के अंदर। ये बात मैं जनता की जो सोच है वो आपके बीच में रखने का काम कर रहा हूं। तो डॉक्टर सुनीलम, बात जेपी की हो रही है, तो आज की तारीख में आप किसे जेपी के रूप में देख रहे हैं? देखिए, जब सड़कों पर जब आंदोलन चलता है, आपको मालूम है कि जेपी ने आंदोलन नहीं चलाया था, छात्रों ने आंदोलन चलाया था। उसके बाद में छात्र नेता गए और उन्होंने कहा ये जेपी से कि आप नेतृत्व करने का काम करिए। तब जो है जेपी ने वो नेतृत्व संभालने का काम किया था। एक नहीं, ये देश जो है 140 करोड़ लोगों का देश है, और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कंसेंस कीपर हैं जिनको पूरा देश मानता है। लेकिन जब कुछ खड़ा होगा और जब लोगों को लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति है जो नेतृत्व कर सकता है, तो लोगों को तो ये समझ लेना चाहिए कि देखिए, अन्ना आंदोलन के बारे में चाहे जो भी कुछ लोग कहें, लेकिन जब जरूरत होती है लोगों को, तो लोग अन्ना हजारे जैसा व्यक्ति, जो कि सेना के अंदर एक ट्रक ड्राइवर था, जिसने कि रालेगांव सिंधी के अंदर एक अपना प्रयोग करके दिखाया था, ग्रामीण विकास का प्रयोग जनता को लेकर के, लोग उसके साथ में खड़े हो गए, चार चार पीढ़ियां खड़ी हो गई, है ना। अब ये दिक्कत ये है कि मतलब वो उनके साथ में खड़े हुए और वो आगे नहीं बढ़ पाए। अरविंद केजरीवाल और जो है दूसरे साथियों ने उसका एक अलग तरीके से इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसमें जनता का दोष नहीं है।
जनता ने तो जब 42 का मूवमेंट चला तब गांधी का साथ भी दिया, जेपी का साथ दिया, लोहिया का साथ दिया, और उसके बाद में आपको मालूम है 74 में जेपी का साथ भी दिया। एक समय में वीपी सिंह जी का साथ भी लोगों ने दिया जब बोफोर्स वाला मुद्दा आया, और जब ये आया, और फिर उसी तरीके से लोगों ने अन्ना का साथ भी दिया। तो लोग तो साथ देने को तैयार हैं, आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन ये सब होगा विश्वसनीयता के आधार पर, क्रेडिबिलिटी के आधार पर। तो इस देश में क्रेडिबिलिटी वाले तमाम सारे ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं, तमाम ऐसे मानव अधिकार के जो लड़ने वाले लोग हैं वो भी हैं, तमाम ऐसे लेखक भी हैं, तमाम सारे ऐसे चिंतक भी हैं, तमाम सारे मीडिया कर्मी हैं। मैं सबके अंदर नाम आपको गिना सकता हूं कि मतलब आप अगर अगर चाहे लोगों की जो भी कुछ राय हो, लेकिन अगर मतलब एक तरीके से जब खरीद लिया जाता है एनडीटीवी को, और उसके बाद में जब यूट्यूब चैनल शुरू करता है रवीश का, अगर 3 लाख का सब्सक्रिप्शन पहुंच जाता है तो ऐसे ही नहीं पहुंच जाता। लोगों की जब कुछ उम्मीद होती है तब कुछ पहुंचता है। ऐसा नहीं है, अगर मेधा पाटकर कहीं पर खड़ी हो जाती हैं और भले ही उनके ऊपर मुकदमा लगा लो, भले ही जो है देश का प्रधानमंत्री और जो है गृह मंत्री उनको राष्ट्रद्रोही बोल दे और विकास विरोधी बोल दे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तमाम सारे लोग इस देश के अंदर इस तरीके के हैं, जो है मतलब राजमोहन गांधी हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना। आपने देखा यशवंत सिन्हा जो हैं, यशवंत सिन्हा ने अपना बहुत प्रयास किया, उन्होंने मतलब अपने स्तर के ऊपर उन्होंने प्रयास किया, बिहार के अंदर भी उन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद में उन्होंने मतलब एक राष्ट्रपति के चुनाव भी वो लड़े, अपोजिशन ने उनका साथ भी देने का काम किया। अब वो ठीक है, इक्वेशन नहीं बनी, एकजुटता नहीं बनी, इसके कारण से सफल नहीं हो पाए, लेकिन लोगों का तलाश चलती रहती है। और समाज जो है वो हमारा डॉक्टर समाज बांझ नहीं डॉक्टर है, हमारा समाज जो है वो उर्वरक है, हमारा समाज जो है सृजनात्मक है। इसमें केवल जो है एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की बात है, नेतृत्व करने वालों की कमी इस देश के अंदर ना कभी थी, डॉक्टर ना है, सुनीलम, ना होने वाली है। डॉक्टर सुनीलम पुरानी सोशलिस्ट आप रहे हैं। इस देश में ये माना जाता है जब नेहरू की कांग्रेस थी, नेहरू की सत्ता थी, कि समाजवादियों ने आगे बढ़ के एक बदलाव का प्रयास किया, और बदलाव हुआ 1977 में जाकर। तो चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, लोकनायक जयप्रकाश जी हो, आचार्य नरेंद्र देव रहे हो, कर्पूरी ठाकुर रहे हो, ये जो समाजवादियों की, जमीनी समाजवादियों की जो एक लाइन खड़ी हुई थी उस समय, तो आज के समाजवादियों को आप कहाँ देख रहे हैं डॉक्टर सुनील? देखिए 1934 के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, कांग्रेस के अंदर बनी थी, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से प्रभावित किया। उसके जो प्रस्ताव उसके कमेटियों में होते थे, वही प्रस्ताव फाइनली जो है वो कांग्रेस पार्टी को अडॉप्ट करने पड़ते थे। और ऐसे लीडर्स थे उसके कि आचार्य नरेंद्र देव हो या जेपी हो या लोहिया हो, कि जब ऐसी बात आई कि अब देश आजाद हो रहा है तो इन लोगों को कहा गया कांग्रेस के अंदर कि आप कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालिए। एक समय ऐसा भी आया जब जेपी से कहा गया कि आप देश के प्रधानमंत्री का पद आप संभालिए, आचार्य जी को टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर रखा गया। तो वो जो एक मॉरल अथॉरिटी थी, वो मॉरल अथॉरिटी आज भी समाजवादियों की बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये देखिए कि कौन चुनौती देता है उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को कौन चुनौती देता है? समाजवादी पार्टी ही देती है ना। बिहार के अंदर कौन चुनौती देता है भाजपा को? जो है आज लालू और नीतीश जी जो हैं उनकी ही पार्टी जो है वो देती है ना। और समाजवादियों के आंदोलन तो लगातार चलते रहते हैं, जन आंदोलनों के अंदर अगर आप देखें तो मेधा पाटकर अगर हैं तो वो तो राष्ट्र सेवा दल की प्रोडक्ट हैं। उनके तो खुद ही पिताजी जो है वो हिंद मजदूर सभा के बड़े नेता थे। वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक समाजवादी हैं। तो आप जहां कहीं पर भी आप देखेंगे वहां पर आपको दिखलाई पड़ेगा कि समाजवादी आज भी जिंदा हैं, अलग अलग तरीके से अपने स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब बहुत छोटा सा हम लोगों का समूह है, एक जो है समाजवादी समागम का समूह है हम लोगों का। हम लोगों ने अभी तक केवल एक रमाशंकर सिंह जी हैं, आईटीएम यूनिवर्सिटी के वो चांसलर थे, वो 20 किताबें डॉक्टर लोहिया की वो निकाल चुके हैं। और मतलब पूरे देश के अंदर उसका लगातार काम प्रकाशन का काम चल रहा है। अकेला एक हम लोग समता मार्ग करके वेब पोर्टल चलाते हैं, समाजवादियों के आप पूरा लेखन आपको उसके अंदर पूरा मिल जाएगा। आप अकेला जनता वीकली चल रही है तो जनता वीकली 1946 से चल रही है, यही डॉक्टर जी जी पारिक जो है उसके एडिटर है। 1946 से आज तक लगातार बिना नागा वो पत्रिका राष्ट्र सेवा दल आज भी देश के अंदर छात्रों और युवाओं के अंदर काम कर
सबसे बड़ा संगठन देश के अंदर बना हुआ है, हिंद मजदूर सभा, जिनके इंटरव्यूज कई बार आप के चैनल पर मैंने देखे हैं। हरभजन सिंह सिद्धू 92 लाख की मेंबरशिप वाले जो है, वो आज एक सबसे बड़े ट्रेड यूनियंस में है, और केवल देश में नहीं है, दुनिया के स्तर के ऊपर जितने बड़े फेडरेशंस हैं जो है उसका नेतृत्व जो है सिद्धू जी करते हैं। तो मेरा मतलब है कि समाजवादियों के अंदर पहले भी ताकत थी, आज भी ताकत है। जरूरत है कि सब लोगों को एक साथ आकर के वो आगे आए। बीच में इसके लिए नीतीश जी ने भी प्रयास अपना शुरू किया था। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये प्रयास बढ़ेंगे और इस प्रयास का कोई नतीजा आपको 2024 में देखने को जरूर मिलेगा। उसके पहले 2023 के जो चुनाव होंगे उसके अंदर भी वो आप नतीजे देख पाएंगे विपक्षी एकजुटता के, जिसके अंदर समाजवादियों एक बड़ी भागीदारी दिखलाई पड़ेगी। डॉक्टर सुनील, बहुत 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 धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपका अभियान जो है वो लगातार आगे बढ़े।